दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चिकना सर। तार साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। तार साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम गो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, हमारे पास जो कुछ मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूं, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 मिलियन बिलियन मिला आपको आईएमएफ से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है फ्रांस का, छठा दौरा। और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब, त्यारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल त्यारे जो हैं ये किसके मुकाबले में हैं? ये F-18 हॉर्नेस त्यारे को सुपर, उससे उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है राफेल। और ये मरीन त्यारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल त्यारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और डासो, अभी अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही है उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम में। ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा, 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसकी की जा रही है।
और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेंगे, इसकी तैयारी हो रही। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें, तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है, तो भाई देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। पढ़े किस तरह? इंग्लिश तो आती नहीं। ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं। अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे का रेवोल्यूशन आएगा ना, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनीगाला के अंदर मुर्गियां जलाई जाती हैं? तो आपके पास भी बहुत कुछ है, सोचने की बात, सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है। अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अब भी मेरी रिक्वेस्ट है, टू हुम इट मे कंसर्न, जो मेरी खबरें आ रही हैं कि निगरान हुकूमतें आपकी आईएमएफ बनाएगा, क्योंकि 3 किस्तें भी रहती हैं उनकी। आपका निगरान सेटअप वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ डिसाइड कर रहा है कौन होगा, बाकर साहब होंगे या हफीज शेख साहब होंगे, कौन होंगे? तो मेरे ये उन 25 करोड़ लोगों के लिए मैसेज है, वो पाकिस्तानी नहीं है भाईजान, वो अमेरिकन एम्प्लॉई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉई हैं। सिर्फ उनका इंटरेस्ट देखेंगे, वो आपका इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। चले, लेकिन ये है कि हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे अपनी। उसकी वजह यह है, मादरे मिल्लत है। मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान के लिए कर नहीं कुछ सकता, चीखना तो मैं समझता हूँ मेरी ड्यूटी है, क्योंकि जिसकी माल जो है 76 साल से ये खराब कर रहे हैं, उसको जलीलो ख्वार कर दिया उन्होंने। और दूसरा ये कि देखें, मैंने शायद आपके पिछले वीलॉग में भी कहा था, चीमा साहब, दुख वाली बात है कि दुबई में फैसले हो रहे हैं कि अगले 15 साल बारी बारी किस तरह आएंगे, किस तरह लूटेंगे, क्या करेंगे। देखें अब। और उसके बाद कल किसी ने कहा, जर्नलिस्ट ने, उसने कहा कि 16 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एक एचिसोनियन, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ऐसा जुडिशियल ऑफिसर है कि जब तक वो मौजूद है पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। डेडलॉक पे आ चुका है पाकिस्तान। तो चले चीमा साहब, यही होता है। लेकिन फ्रांस के अंदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब मैं बताना चाहता हूँ सब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात। चीमा साहब, मैं वाहिद समझता हूँ, चंद और भी पाकिस्तानी होंगे, कि इस वक्त जो फ्रांस के अंदर इंडियन एम्बेसडर हैं, जावेद अशरफ उनका नाम है। मेरी आज से 20 साल पहले उनकी भारत में मुलाकात हुई थी। मैं एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ वहां गया था। तो फीकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका दिल्ली के अंदर था, हमारी प्रेजेंटेशन थी और लंच था। तो स्पीकर ये जावेद अशरफ साहब थे। ये इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में सर्व करके गए हैं और इस वक्त फ्रांस के अंदर वो एम्बेसडर है। मैंने रिसेंटली जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ सिर्फ हमारा डिफेंस का नहीं है। फ्रांस वो मुल्क है, जब 1998 में हमने एटॉमिक धमाके किए थे, सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, फ्रांस हमारे साथ खड़ा। उन्होंने कहा फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस के नहीं है, सिर्फ राफेल के हमारे साथ इनके रिलेशनशिप नहीं है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है, हम इंडियन ओशन के अंदर हम इकट्ठे हैं, हमारे एटॉमिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। और दूसरी मैं जो बात बताना चाहता था, खासकर इस हवाले से जब मैंने पढ़ा है कि राफेल तैयारे जो है उनका तो 51% रिलायंस है और भारत के अंदर बनेंगी उसके ज्यादातर इक्विपमेंट। जो उन्होंने सबमरीन्स ले रहे हैं, जिनके मैं स्कॉर्पियन बात कर रहा था, मैं ये भी इतलान अर्ज करना चाहता हूँ, वो भी साउथ मुंबई के अंदर बनी है। बनी वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, लेकिन बनी मुंबई में है, तीनों की तीनों। उनकी सबसे ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ है कि दे कैन फायर अ मिसाइल फ्रॉम द सी टू द आउटर स्पेस। और दूसरा 8 तैयारे जो राफेल है, इनके शिप कैरियर है, उसके ऊपर कारनत क्या उसका नाम है, गोवा में होगा स्टेशन, उसके ऊपर 8 ये तैयारे खड़े होंगे। और उसमें
जो मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है, जिस तरह उन्होंने 5 इसके बताए थे, हमारे इंडिया और फ्रांस के 5 पिलर्स हैं रिलेशनशिप के, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक, उसके बाद एटॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड की कई बातें की हैं, लेकिन उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ पिछली दफा मैंने अपनी आंखों से खुद आई विटनेस ऑफ मोदी साहब ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-एलिज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे आगे आप अपने डिप्लोमेटिक या अपने रिलेशनशिप डिफेंस ट्रेड के इससे आगे कहां लेकर जाएंगे आप? लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, मेरी ये हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी, करना ना करना अलग बात है, लेकिन इसकी कवरेज को देखें जरूर। हर पाकिस्तानी को चाहिए इस कवरेज को देख के इन खबरों को पढ़े, शायद कभी हमें जिंदगी में शर्म आ डॉक्टर साहब, जाए। हम तो ब्लॉक कर देते हैं खबरें, हम चलाते ही नहीं है ये खबरें, नहीं, ब्लॉक कर देते हैं। वो समझते हैं कि इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होता है ना कि खित्ते की खबर होती है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, हम तो वो खबर भी नहीं चलाते। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बात तो कोई मुनासिब नहीं है। समझ आप, जैसे आप कह रहे हैं कि कम से कम देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तनकीद भी करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करें जिसमें तामीरी चीज़ें भी हों। जो आखिर भारत हमारा नेबर है, हम कहीं जा सकते हैं ना, वो जे साढ़े वास्ते च ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ भारत ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ इंडियन ओशन ਨਾਲ ਤੇ ਛੜਨਾ ਸੀ, लेकिन वो नहीं। लेकिन ये कि चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो अब ये दौर ऐसा, इस वक्त आप इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और इकोनॉमिक क्राइसिस को किस तरह ठीक किया जा सकता है? ट्रेड के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, एग्रीकल्चर चीजों के जरिए। और लेकिन ये कि आपके पास देखें, अब मैं जिस तरह मिसाल लेता हूं, मोदी जी की मिसाल दी तो गले पड़ जाते हैं लोग। अब मैं चाइना से कहता हूं कि किकबैक्स ले लेते हो, वहां जिस तरीके से करप्शन को कंट्रोल करते हैं, वो क्यों नहीं सीखते वहां से? वो गोली मारते हैं, और जो गोली के पैसे हैं वो भी लॉयल किन से लेते हैं? ये मैंने खुद पढ़ा चाइना की उनके रूल्स के मुताबिक, जो वो 10 रुपए की गोली ले होती है जिससे मारते हैं, वो भी उसके बिल पे जाती है। हाँ, जब जेल में जाता है बंदा, उस बाहर आने का खर्चा भी खुद देता है, उसको लेबर पे लगाया जाता है, उसमें से उसका खर्चा काटा जाता है जेल का। ये तरीके वहां से क्यों नहीं सीखते हो? किकबैक्स लेते हो, करप्शन भी सीखते हो, हर जगह से, टर्की से और हर चीज से सीखते हो, ये क्यों नहीं देखते हो वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं? मेरे समय से ये बात, मैं जब चैलेंज करके कहता हूं कि दुनिया की 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी डिग्रियां आप पर खत्म हो चुकी हैं, आपके ऊपर से गुजर जाती, आप वहां से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं। आपको इस वक्त तबाह करने वाले सारे के सारे आईवी लीग स्टूडेंट पढ़े, डिग्री याफ्ता है, या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी बाहर से पढ़ के जाती है, सारी करप्शन में इन्वॉल्व, सारी। और मैं, अब मेरे जैसा बंदे को दुख तो होगा कि आईएमएफ डिसाइड करेगा आपका इंटर्म गवर्नमेंट के, आपका वजीर आजम कौन होगा और आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। ये शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है? और क्यों है? क्योंकि अगले 3 महीने में उन्होंने महीने बाद किस्त देनी है आपके पास चॉइस ही कोई नहीं, आप इस तरह मजबूर हैं, आप घुटनों पे पड़े हैं आप। डॉक्टर साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आ गई है कि हम बड़े खुश हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को आईएमएफ से $3 बिलियन मिले, और वो कहते हैं कि वी अर्ज पाकिस्तान टू कंटिन्यू वर्किंग विद आईएमएफ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। डॉक्टर साहब, ये मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अमेरिकन एंड आईएमएफ कह रहा है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी वो कह रहे हैं हम तो आपका साथ देंगे, आप भी थोड़ा सी हिलजुल करो। तो डू यू थिंक कि ये पॉसिबिलिटी है जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है? नहीं, क्योंकि ये आपको पहला और आखिरी प्रोग्राम नहीं है आईएमएफ का। पहले भी आईएमएफ के प्रोग्राम होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप कौन सा गांव पे खड़े हुए कभी आए थे? आप खुद ही पाकिस्तानी नहीं बनना चाहते। जब पाकिस्तानी पाकिस्तान को बचाना ना चाहें तो दूसरी ताकतों के, टोनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट क्या करेगी वहां पे? क्या करेगी? इस वक्त करप्शन रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं की जा रही? मैंने आज एक आर्टिकल पुराना पढ़ा है कि जब आपके वहां पे कोविड के दौर के अंदर जो पैसे आपको ग्रांटें आती रही हैं, उसमें इतनी इन्होंने उसमें करप्शन की है कि सोच नहीं सकता। कोई जवाब सवाल ही नहीं, पूछने वाले नहीं। आज भी ईसीएल में बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल। मैं समझता हूं अगला अगर आज मुझसे पूछा जाए, सिर्फ उन लोगों को सेटअप में लाना चाहिए जो पाकिस्तान में हो, उनके बच्चे पाकिस्तान में हो, अकाउंट पाकिस्तान में हो, और उनको लाने के बाद उनसे कहा जाए तुम्हारे नाम ईसीएल में होंगे। अगर तुमने वजीर बनना है, वजीर आजम बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, योर नेम विल बी इन ईसीएल। और अपनी डिक्लेयर करके आओ अपने गोश वाले तो खैर होते हैं, सबके डिक्लेयर करते हैं।
भैणा भरावां दे नाल खाबे करन लग पे। आप किसी ना किसी छोटे से किसी अफसर को देख लें, सालों के नाम पर प्रॉपर्टियां ले लेते हैं, बहनोइयों के नाम पर ले रहे हैं, हर एक बंदे को पता है। मेरे जैसा बंदा वॉशिंगटन डीसी में बैठा, पता कि आप किस तरीके से करप्शन करते हैं। जो एजेंसियां वहां बैठी हैं उनको तो हर चीज का पता है। पाकिस्तान तो एक ऐसा शहर है, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि डाका डलने से एक दिन पहले पता चल जाता है पुलिस को कल डाका पड़ना है। आपको तो पता है साहब, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं को कर रहा। मैं दुख वाली बात तो ये है कि एक वाहिद इंसान, कोई माँ एक पूरा बच्चे ही नहीं पैदा कर रही है जो रोक सके इन सारी चीजों को। पता नहीं क्या ट्रेजेडी, अल्लाह जानता है। और दूसरी बात है कि खासकर जब मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली वाघा बॉर्डर से दूसरी तरफ जो है वो कुछ और है, बिल्कुल सिस्टम ही कुछ और है। ये देख ले फ्रांस का जो फ्रांस में हो रहा है, पहले देखे जिस तरह अमेरिका में होके गया, डायस्पोरा देखे जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। तालीम देखे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई तारड़ साहब, और अभी मोदी साहब फ्रांस में अपने डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं पेरिस में इस वक्त। और सब इसके बाद वो यूएई में जा रहे हैं, इसके बाद फ्रांस के बाद यूएई में उनका अगला स्टेप। मैं हैरान हो रहा हूं, $600 बिलियन उनका 595 या 597 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब जरा देखें और आपको 1.2 बिलियन मिला है, आप घुटनों पे हैं और वजीर आजम भी IMF का होगा। कंपैरिजन कर लें, आप करें कंपैरिजन कर लें। फिर वो ये दर हकीकत कौमों, मैं समझता हूं कि कौमों के अंदर जब लीडरशिप कोई ना हो, जब काले बकरे चल रहे हो, जिस तरह खातून का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनका अपना भी इसी तरह की चीजें हैं उनकी, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा दुनिया की वाहिद इस्लामिक सुपर पावर अमलियात पे चलती रही 3.5 साल, अमलियात, काला जादू। और ना के बाजवा साहब टेंशन ना लो, इंडिया की टेंशन नहीं लेनी, मैं राती को रुपोच के आवांगा, सवेरे तो दसांगा की करना है। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड, नया पाकिस्तान, रियासत मदीना। तो अब तो खैर वो मुर्शद बन चुके हैं, अब तो पीरो मुर्शद है ना जी, अब तो बड़े बड़े मुरीदान हैं, अब तो इस वक्त 5 करोड़ बंदा मुरीद है। मेरे ख्याल में तो उनको तवीज शावीज शुरू कर देना चाहिए, करते हैं वैसे तवीज तो उनके चल ही रहे हैं। लेकिन चलो देखें अमलिया, काला जादू, काले जादू में भी ये देखें, ये किस तरह बड़ा टाइटल है कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक पावर जो है वो काले जादू पे चल रही है। आपको तो राइफल की जरूरत ही नहीं, आपको क्या जरूरत राइफल की? गली गली राफेल चल रहा है। खान साहब कहते थे कि मेरी बीवी को 48 घंटे पहले पता चल जाता होना। हमें 62 राफेल की जरूरत नहीं थी, गली गली राफेल चल रहा है। आपका भुट्टो अभी तक जिंदा है, एक तरफ काला जादू है, काला जादू सर चढ़ के बोल रहा है, और 25 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ जो है मर्दाना कमजोरी के पीछे पड़े हैं, हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है 20 करोड़ तो वैसे कमजोर है, और दूसरे जो 5 करोड़ है वो मुर्शद मुरीद ने सारे। ये क्या बंदा करे, मेरे तो समझ नहीं आती। मैं कसम से जब देखता हूं, ये आज मैं जो फ्रांस की चीजें सारी पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, और उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही कि यार ये हम जैसे ही लोग हैं, जबान भी हमारे वाली बोलते हैं, खाते पीते भी हमारी जैसी चीजें हैं, कपड़े भी हमारे जैसे, और सोचे भी एक जैसी। बॉलीवुड देखें ना आप, कितना पॉपुलर है बॉलीवुड पाकिस्तान के अंदर, इसी वजह से ना, क्योंकि आपकी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन इधर सिमिलैरिटी को नहीं, नेगेटिव सिमिलैरिटी, तरक्की वाली तरफ नहीं जाना, तरक्की वाली तरफ। कहते हैं भारत की तारीफ क्यों करते हैं आप? भाई यार खुद आता ना लाओ। अच्छा मैं चाइना की तारीफ करूं तो फिर मैंने कहा है ना, वहां से करप्शन का हल ढूंढ लाओ जाके, वहां से किसी और की तारीफ कर लेते हैं, जो तुम्हारे बांग्लादेश की तारीफ कर लेते हैं। अब तो अफगानिस्तान की भी तारीफ करें तो फिट पड़ जाती है आपको, क्योंकि आप बस्तियों पे जा रहे हैं मुसलसल। मैंने आपको कहा था कि आपके पढ़े लिखे पढ़ लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हमारे अंदर, हकीकत हम समझते हैं जिसके पास डिग्री है वो पढ़ लिख गया, हालांकि ये नहीं होता। ये देखें ना, सारे MBBS, सारे CSS अफसर, अब आप उनको पढ़ा लिखा कहेंगे? UIT के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बंदा अगर CSS कर ले तो आप वो पढ़े लिखे की कैटेगरी में आ जाता है? मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में वो एक मिस्त्री, वो मिस्त्री मैकेनिक है, उसने एक फ्रॉड लगाया पाकिस्तान को, उसने एक करप्शन की मशीनरी का हिस्सा बनने के लिए उसने रट्टा लगा के वो सिस्टम में आ गया, अब वो बदला ले रहा है पाकिस्तान से। उसको मैं पढ़ा लिखा नहीं। वाह वाह तार साहब, बड़ी बात की आपने, रट्टा मार के सिस्टम में आके बदला ले रहा है। कि वो असल चीज तो वो यही चाहता था कि मुझे पावर मिले, लेकिन उन्होंने क्या
के रटे मार के। मुझे ये बताएं, यूएई से टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी वाले, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाला बंदा, एमबीबीएस बंदा, सारा कुछ एक इसको करने के बाद अगर सीएसएस इम्तिहान दे के सिस्टम में आके तबाही फेरता है, तो क्या है, उसका बदला नहीं ले रहा था और क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है? और मुझे आप कहेंगे तालीम याफ्ता आदमी है, मैं नहीं मानूंगा ये बात। उसको क्या पता, मैकेनिक है, उसको क्या पता? नट किथे लगना, बिल्डिंग किवें खड़ी करनी, कितना सरिया पाना, कितना सीमेंट पाना, ओदी तालीम थे। उसको क्या पता है कि सोसाइटी में क्या पक रहा है? उसको क्या पता पॉलिटिकल साइंस क्या है? उसको क्या पता है कि इसका स्टेट किस तरह अर्तका में आएगी, सोसाइटी किस तरह इंसान ने गारों से निकला था, और किस तरह ये ग्रेजुअली सारा कुछ ये बना है, सारा कुछ सोसाइटी। सॉवरेंटी की स्पेलिंग उसको नहीं आते, उसको क्या पता सॉवरेंटी क्या है? उसको क्या पता पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? उसको क्या पता कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना वैल्यूएबल होता है एक स्टेट के लिए? उसको क्या पता? उसको कुछ पता नहीं। उसको सिर्फ पता करप्शन क्या है। वो जो साहिल उसके कमरे में घुसता है, वो डॉलरों से देखता है उसको, क्योंकि उसकी नजर में टोरंटो के घर होते हैं, उसकी नजर के अंदर लंदन की प्रॉपर्टी होती है। यही ट्रेजेडी, मतलब यही ट्रेजेडी। और आप और मैं रोजाना हम नई बातें नहीं करते। हर एजेंसी को पता है कि करप्शन क्या है। मुझे रोजाना मेरे साथ बैठने वाले लोग डिस्कस करते हैं, कभी फौज को गालियां देते हैं, कभी पार्टियों को गालियां देते हैं। मैं कहता हूं किसी को गाली ना दो। कभी जुडिशरी, मैं कहा है तो पाकिस्तानी, जज भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी, एजेंसियां भी पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान का कोई सोचने वाला नहीं। दुख तो ये कि पाकिस्तान का सोचने वाला, ये जर्मन नहीं है, फ्रेंच नहीं है, सारे पाकिस्तानी। लेकिन चीमा साहब यही है, मेरे ख्याल में तो आपकी तरक्की तब होगी जब ये आप सोचना शुरू कर देंगे, जब आप भारत की तरक्की अपने टीवी चैनलों पे दिखाएंगे, तब तरक्की। लेकिन उसके आप नहीं दिखाते, आप छुपाते हैं। आप खास कर आपकी स्टेट को चाहिए था रिएक्ट करते कि जब खास साहब ने चूरन बेचना शुरू किया था मजहब का, जब उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे जिहाद के, जब उन्होंने नारे लगाए थे कि हकीकी आजादी बाहर निकलो, उसी वक्त रोकना चाहिए था। अब तो टू लेट हो चुका है। अभी तक आपकी कौम ज़ियाउल हक के जिहाद के नारों का जो है कीमत चुका रही है। अब जो नया करप्शन उन्होंने नया माइंडसेट किया है, इसकी कीमतें बहुत देर तक देते रहेंगे, बहुत देर तक। जरूरत नहीं थी चीज। आपको सबसे मैं मजे की बात बताता हूँ, सऊदी अरेबिया हमारे सब लोगों का एक मजहबी मुल्क है, मुकद्दस जगह है। वहां पे मस्जिदें जो है रेगुलेटेड है, खुतबा हुकूमत भेजती है। इस तरह के लोगों को, काले जादू वालों को हाथों में माइक नहीं दिए जाते कि स्टेट की जड़ें काटो। रेगुलराइज्ड है वहां मस्जिदें, खुतबे गवर्नमेंट देती है, तब स्टेटें चलती हैं। वहां मजहब को खतरा है, किधरे भी नहीं खतरा। तार साहब, ये तो फिर जैसे मोदी साहब आए थे तो उन्होंने एक बात की, मेक इन इंडिया। तार साहब, इस तरह की बातें हमारे लीडर नहीं कर सकते कि मेक इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करें, आके इंडिया में बनाएं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि एटलीस्ट रोजगार जनरेट हो। ये हम देखते हैं कि जैसे इंडिया के साउथ में जो है वो हार्टेक स्टार्टअप्स चल रहे हैं, बेंगलुरु के अंदर और बहुत सारे जगहों के अंदर। तो इस तरह के इनिशिएटिव आपको नहीं लगता कि देने से हम भी हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी ग्रो कर सकती है और आईटी जैसे सेक्टर एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू कमा सकते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब देखें, आपके इसके पीछे भी मैं फिर एक दफा कहूंगा नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। जब आपकी रूलिंग एलीट जो है लंदन बेस होगी तो वो क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे पाकिस्तान? और इस वक्त मैं बताना चाहता हूं, आपके लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपका इस वक्त अमेज़न में सबसे ज्यादा जो शेयर इस वक्त एक्टिव है चीचा बथनी। अगर चीचा बथनी अमेज़न के वहां बच्चे सीख सकते हैं तो हर शहर कर सकता है, लेकिन कोई करे कराए तब। ये लौंडे लपाड़े आप खुले छोड़ देते हैं, जाके सारा दिन जाके इमरान खान के जलसे च नचन जी करता है, तो फिर तरक्की क्या करे? माँ बाप का भी कसूर है इसमें। मैंने आपको कई दफा कहा, जिनकी लड़कियां आवारा होकर घूम रही हैं सड़कों पे सारा दिन, जिनके लड़के शाम को घर आते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कभी देखा है किसी ने कि इसको स्मार्टफोन ले लिया, कर क्या ये रहा? मेरे जैसा बाप हो तो दो चंडा मारे आके ऐसे स्मार्टफोन देते अमेज़न में काम शुरू कर दे। वो नहीं करता। हो सकता है, हाँ हो सकता है ऐसे, लेकिन ये कि इसमें लीडरशिप चाहिए होती है, वरना लीडरशिप तो खैर नहीं आई 76 साल में। कौम ही शायद कुछ डायरेक्शन ले ले, पढ़ ले, लेकिन ये कि
हो सकता है, हर चीज हो सकती है। मैंने आपको कल की बात कही बताई थी कि परवेज मुशर्रफ साहब लेकर गए थे एम्बेसडर्स को ग्वादर में, वहां पे उन्होंने सिगार लगा के बताया था, उन्होंने कहा 20 साल बाद ये शायद दुबई होगा, लेकिन वो नहीं बन सका। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का ये है, आप शुरू करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते, फॉलो अप आपका नहीं। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। शुरू जब किया जाता है तो फौरन ही जो 2-4 पार्टियां होती हैं वो किकबैक लेकर साइड पे हट जाती हैं। फॉलो अप फिर किसने करना? वो फॉलो अप के लिए तो या तो कहना कि किकबैक आपको तब मिलेगा जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, तो हो सकता है ये फॉलो अप कर वन विंडो ऑपरेशन काम कर जाए। कई दफा वन विंडो बना है, सीडीए में कई दफा वन विंडो बना है, कई दफा हर जगह वन विंडो तो मजाक बन चुका है पाकिस्तान के, लेकिन बिल मौजूद नहीं। रूलिंग एलीट जब तक आप लोकल नहीं लेकर आएंगे पाकिस्तानी, उस वक्त तक नहीं चलेगा। आपको ये बीमारी इंपोर्टेड रूलिंग एलीट से जान छुड़ानी होगी, अब पता नहीं वो किस तरह छूट रही इसके बारे में ख्वाब ही लगता है अब तो मेरे ख्याल में। तार साहब, वो इमरान खान कहते हैं कि वो आईएमएफ वालों जो ने मेरे कहने पे पाकिस्तान को पैसे दिए हैं कि ये जो $3 अरब जो है, अगर मैं ना कहता तो वो आज तो वो सारे लोग वो इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा इमरान खान ने लेके दिया है। हाँ बिल्कुल, मैं हो सकता है कुछ जो चाय शायद दी उसमें कुछ तवीज वीज भी घोल के दिया उन्होंने, आईएमएफ वाले जो लोग आए हुए थे, क्या पता। खान साहब तो बड़े मुर्शद बादशाह। मुझे खान साहब पे जो दूसरा एतराज है 70 साल टीनेजर पे, खान साहब ने रिसेंटली एक स्टेट जो अताउल्लाह तारड़ है उसका नाम उन्होंने मिस्टर डिटोनक रख दिया, और दूसरा उन्होंने कह दिया नवाज शरीफ को जो कल तकरीर की, घंटे की तकरीर उन्होंने की, बाकी 80% तो रिपीट ही करते हैं, लेकिन साथ उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया। मेरा उसमें क्वेश्चन ये था कि खान साहब वो टेस्ट ट्यूब बेबी है तो आप क्या है? आप बता, मुझे सारी दुनिया को पता हो ज़ियाउल हक ने पैदा किया, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कुछ। आप भी तो इसी इन्हीं के गोद से आगे आए हैं। आपको भी खैरात में एक मियां वाली की सीट किसी ने खैरात में दी थी, पाशा साहब, ज़हीरुल इस्लाम, सबने। आपको आपके खुद अरशद शरीफ को आपने इंटरव्यू दिया है कि खोसा साहब ने कहा था वो सड़कों पर क्यों जलील होता, फिर मैं अंदर मैं तुम देना अरशद। और बंद बैंकों के हाथ की लिखी हुई रसीदों पर आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था। आप टेस्ट, वो अगर टेस्ट ट्यूब में आप क्या हैं? आप तो मुझे लगता फिर पैदा ही नहीं हुए अभी तक। लेकिन बस चीमा साहब बेवकूफ बनाते हैं बड़े। मेरे पास आजकल ट्रेंड क्या किया खान साहब ने शुरू, आप बात कर रहे थे, वो बजाय अदालतों में पेश होने के उधर ही लोगों बैठ के यूट्यूब के ऊपर घंटा बैठ के तो सफाइयां खुद ही अपने सारे केस जस्टिफाई कर कहते हैं बस ये तरीका। और लोग वो मान रहे हैं, लोग कहते नहीं मुर्शद है नहीं, पीर तो गलती नहीं करते ना, जिंदा पीर किस तरह गलती करेगा। लेकिन ये कि चीमा साहब दुआएं खैर करें, और मेरे ख्याल में फ्रांस के अंदर जो भारत की तरक्की है, ये सारी चीजें हैं, उसको देखना चाहिए, उसको अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि पड़ोस में ये हो रहा है। ये हम जो बातें कर रहे हैं किसी ऐसे मुल्क की नहीं कर रहे कि बहुत दूर हो और उसकी जुबान पुर्तगीज हो, वो आप ही की जुबान है, आप ही का डीएनए। लेकिन देखें कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी वक्त थोड़ा सा टाइम मिले तो थोड़ी सी शर्म कर लेगा होती है। सही कह रहे हैं तार साहब, जहाँ जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं हमसे वही भी नहीं कमाया जा रहा। मैं आज एक शाम में किसी डिनर पे थे तो तार साहब एक फ्रेंच से मेरी मुलाकात हुई इत्तेफाक से, वहाँ पर पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो शंदूर मेला देख के आए और वो कहते हैं कि इतनी पाकिस्तान में पोटेंशियल है टूरिज़्म की, लेकिन हमसे वो भी नहीं हुआ, हमने सारा कुछ सिक्योरिटी को दे दिया। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटाइजेशन है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटाइजेशन है, जिस तरह ग्वादर की बात हो रही थी, या ये टॉप में ये जो मेले होते हैं शंदूर में, पोलो इतने बड़े लेवल पे जो दुनिया का जो मेला होता है, शंदूर मेला उसे बोलते हैं, पोलो खेलते हैं वहाँ पे। तो हम अपनी पोटेंशियल्स का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। हम अगर प्रॉपर इसका इस्तेमाल करें तो हम बड़ा कुछ हो सकता है। और जिस तरह आपने बात की कि वो नेशनलिज्म से ताल्लुक़ है, मेक इन इंडिया का ताल्लुक़ आपने कहा तार साहब नेशनलिज्म से है, इसलिए मेक इन इंडिया कामयाब हुई है बिकॉज़ उनके अंदर वो बसता है। अगर वो अंबानी को, अदानी को प्रमोट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो पैसा अंदर ही अंदर पैसा जो है वो ठीक है। फेवरेटिज्म ज़रूर मैं मानता हूँ, वो अपने दोस्तों को फेवरेटिज्म दे रहे हैं, गुजरात के लोगों को फेवरेट दे कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा आप वाली बात है कि अंदर ही अंदर है। जब उनका दिल करता है अपने बिजनेसमैन को पकड़ दें, जाओ उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके आओ, तो फिर काश हमारे पास भी ऐसा हो। हमारे पास तो इजराइल की सी पोर्ट्स भी अब भारत के पास है, जी अंदाजा जी लगा।
और चीमा साहब, मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। आपकी सी शोर लाइन देखेंगे, आपका कितना सी के साथ आपका फ्रंट 700 किलोमीटर ताड़ साहब। और देखें उसके बाद एक वाहिद कंट्री ऐसा है कि जहां जहां K2 भी मौजूद है, जहां सी शोर भी मौजूद है, जहां डेजर्ट भी मौजूद है, दुनिया की एग्रीकल्चर भी मौजूद है। अगर मौजूद नहीं तो इंसानियत मौजूद नहीं है, बाकी हर चीज मौजूद है। वाह वाह वाह। मैं कल सोच रहा था, सिर्फ K2 तक ले जाएं आप नीचे, उनको वो चेयर लिफ्ट बना दें, आप उसको मार्केट करें, $2-4 बिलियन आप साल का वहां से बना सकते हैं। लेकिन कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये जो लंदन वासी लोग हैं, ये किस तरह करेंगे? ये जो ब्रिटिशों के एजेंट हैं, उनके पोते दोते हैं, आप कहते हैं ये आपकी तरक्की की बात करेंगे? अभी अगले दिन ताड़ साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, अगले दिन ये कोई मेरा है जापानीज को ये दे रहे हैं कि अब आप देखें, आपने कहा 700 किलोमीटर की सी शोर है हमारा, सी लाइन है ताड़ साहब, वहां पे क्रूज ही चला दें यार। मतलब हम मुझे एक दफा उधर नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे हमने देखा कि ताड़ साहब जापानीज ने चेयर लिफ्ट लाई यार, इतनी ऊपर ऊपर, और वो जापानीज ही ऑपरेट करते हैं, जारी बात वो तो नहीं कर सकते थे। अभी देखें 700 किलोमीटर जो हमारा है उसके ऊपर कोई क्रूज नहीं चलता है। क्रूज क्या चलना? चीमा साहब, बस नहीं जाती कि लोट लेंगे रस्ते च, बस नहीं जाती, तुझे कहना क्रूज की गल, उते मोटरसाइकिल ते नहीं जा सकते। चीमा साहब, वाहिद प्रोजेक्ट है जो अभी तक कामयाब तरीन है मोटरवे, वो भी कोरिया ने बनाया है। लेकिन फिर मैं क्या करूं? मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? ये तो समझ से बाहर है। मैं शर्मिंदा होता हूं। ये फ्रांस देखा, फ्रांस में जून, वो कहते पढ़ता जा, शर्मिंदा होता जा। मैं यही बात, मैं क्या इसका करूं? फ्रांस के अंदर जो कुछ हो रहा है, हाँ, ये मैं, मेरे लिए ये खुशी होती है, हमारे जैसे ही लोग हैं ना यार, खुशी ये होती है हमारे बात सही। और वो मैं सिंध की इसीलिए आप सिंध की बात कर रहे थे, वो सिंध की बात हो रही है तार साहब। एक दफा मैं सिंध जा रहा था, तो दादू पहुंचे, तो रात का टाइम हो गया, तो हम गाड़ियों का काफिला था, तो पुलिस वाले वहां खड़े थे, उन्हें क्या खलो जो थे, उन्हें क्यों, उन्हें क्या काफिला बना लो, अगे चोर लुटते में पे चोर वहां आगे लूट रहे हैं, आप काफिला बना ले, ज्यादा हो जाए ताकि थानू लुटना, और फिर नहीं हम आपको नहीं लेके नहीं जाएंगे। नहीं, नहीं, गलत बात। उन्होंने कहा काफिला बना लो, डाकुओं को लूटने में आसानी रहेगी। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, आप तो दादू की बात कर रहे हैं, बहुत दूर है दादू, तो सिंध है ना। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, सराय आलमगीर में पहुंचा एक दफा गाड़ी पे, नहर के साथ जाने लगा मंडी बहुद्दीन, सेंट्रल जीटी रोड पर पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने कहा दिन के टाइम, उन्होंने कहा आप खारियां वाली साइड से चले जाएं, इधर एक नन्ना फन्ना ग्रुप है, वो डाके लूट रहा है। दिन के टाइम पुलिस वाला कहता है ये सेंट्रल पे। तो आप फिर कहते हैं कि वहां पे तरक्की की बातें हों। मैंने बताया कि वहां एक ऐसा कंट्री है जो डाके से 2 दिन पहले पुलिस को पता चल जाता है कि डाका पैड़ा। चीमा साहब, हो सकता है, मुमकिन है, क्यों? क्योंकि एजेंसियां बहुत पावरफुल है। लेकिन पाकिस्तानी बात ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये फैक्टर्स हैं। तार साहब, एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लें। आप समझते हैं इंडिया ने बड़ा सख्त रिस्पांस दिया है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जो मणिपुर में हो रहे हैं उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बात किया है, तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा रिबटल दिया है, उन्होंने कहा कि आपका कॉलोनियल माइंडसेट है, आप इस माइंडसेट को दूर रखें, ये हमारे नज़दीक ना आए, हमें ना बताएं हमने क्या करना है, हम आपको कहते हैं कि आप अपने इंटरनल मामलात देखें। तो ये है वो तेड़ उनको, क्योंकि उनको तार साहब उनको फिक्र कोई नहीं, उन्होंने कुछ जाके जीएसपी प्लस स्टेटस तो नहीं लेना पाकिस्तान की तरह, या उन्होंने जाके कोई मोदी साहब ने कोई ये तो नहीं कहना कि सानू 1 अरब दे आ जाए, 500 मिलियन दे आ जाए, वो फिर ऐसी बातें तो वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, बल्कि मैंने ट्वीट एक के रिस्पॉन्ड दिया है, मैं बल्कि कंडेम करूंगा उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इंटरनल अफेयर में करने के लिए। उसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहूंगा। इजराइल ने अगले दिन बात की है, हमारे बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं ताकि उसका जवाब दे सके। और जो आपका फॉरेन सेक्रेटरी, वो बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में गया, जवाब ही नहीं दिया इसराइल की स्टेटमेंट का, हालांकि वो भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस, इंटरनल मैटर्स। आप अपने जनीन की बात करें यार, जहां अभी अब आपका ऑपरेशन शुरू है, आप रिसेंटली जनीन की बात करें, आप पाकिस्तान के इंटरफेयर कर रहे हैं चीजों में। लेकिन आप तो स्टेटमेंट देना भी पसंद नहीं करते ना, आपके पास तो टाइम ही नहीं, आपके पास फॉरेन, आपकी मिनिस्ट्रीज डोंट एग्जिस्ट, आप गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, रेट ऑफ गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट। यही तो हमारे जैसे लोगों के एक अलमिया है उनका, सोचते हैं चीजों के बारे में, अगर बात करें तो फिर आपको गड़ पाए, कहते नहीं आप यू बैशिंग पाकिस्तान, वो बैशिंग बदन नहीं है, बदन नहीं है।
दुख है, दुख का इजहार भी ना करें, कंपेयर भी ना करें अब आप अपने आप को बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ, जिनका बांग्लादेश की तार साहब आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, $55 बिलियन इस साल की ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, जबकि हमारी सिर्फ $26 बिलियन की इस साल की 2023 की एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की। आप इमेजिन कर लो, फिर आने ने गल्ला कर देना। देखिए, आंखें खोल के बात करनी चाहिए, सोच के बात करनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर किसी ने तरक्की की है तो उसमें सीखने में कोई हर्ज नहीं। आप खुद अगर बना नहीं सकते कोई चीज, तो कॉपी करके करने की कोशिश करें। अगर वो भी नहीं करना, फिर आपका कोई हल मौजूद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। थैंक यू वेरी मच तार साहब। वी विल कीप फॉलोइंग मोदी साहब का जो विजिट है फ्रांस में एंड द डेवलपमेंट्स देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया।